नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग विगत माह से अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। वर्ष 2023 के पहले ही माह से उन पर चल रहा एकाग्र इस फरवरी में भी उसी गर्माहट के साथ, उसी ऊर्जा के साथ जारी है। अलग अलग अनुशासनों के लोग, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं और उन पर अपनी बात रख रहे हैं। कवि, गद्यकार, अनुवादक और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी के ऐसे कितने सारे पक्ष हैं जिन पर चर्चा अपेक्षित है। अलग अलग कोणों से उसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। आज इस एकाग्र की 17वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ कवि, गद्यकार आस्तिक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज की कड़ी में हम उन्हें सुनेंगे और वे अशोक वाजपेयी जी के सर्जक के भीतर बैठी उम्मीद को लेकर चर्चा करेंगे। उस उम्मीद का रूपाकार कैसा है और उससे बरतते हुए, उसके बीच रहते हुए कोई सर्जक कितना अकेला है। तमाम लोगों के बीच घिरा हुआ एक आयोजन धर्मी का अपना एकांत किस तरह का होता है, इस पर आस्तिक अपनी ओर से बात रखेंगे। उनकी कविताओं की चर्चा होगी और अशोक वाजपेयी जी का जो अपना जो एक व्यक्तित्व है, जिनके साथ आस्तिक जी बिल्कुल अपने प्रारंभिक दिनों से ही जुड़े हुए हैं, उस पर भी बात होगी। वह किस तरह का व्यक्तित्व है। आस्तिक वाजपेयी के लिए अशोक वाजपेयी जी गुट्टन ताऊ भी हैं। तो ऐसे कई निजी और निजेतर प्रसंग आज हम सभी सुन पाएंगे। तो आइए सीधे हम आस्तिक जी के पास चलते हैं। जी स्वागत आस्तिक जी, नमस्कार। अर्पण जी स्वागत। और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कड़ी में अपना वक्तव्य आरंभ करें। आस्तिक जी, देखिए, एक सबसे पहले जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे मैं इसलिए माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे यहाँ 9 बजे बोलना है। ये मुझे अर्पण जी ने आज 5 बजे या 4 बजे बताया जब मैं दफ्तर में था, और मैं दफ्तर से छूट के 8:30 बजे आ पाया हूं। तो यहाँ पर जितनी कम तैयारी के साथ आदमी बैठ सकता है उतनी कम तैयारी के साथ मैं बैठा। बात जी जी। मैं अपने वक्तव्य का जो शीर्षक हम लोगों ने तय किया, उम्मीद में अकेले, उसका कारण ये है कि आमतौर पे मैं पहले जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं आमतौर पे गद्य ज्यादा पढ़ता था क्योंकि समय ज्यादा होता था उसके लिए। लेकिन अब समय कम होता है तो कविताएं ज्यादा पढ़ता हूं। और मैं यहाँ जब ब्यावरा में पिछले साल के जून महीने में आया तो तब मेरे पास एक, एक रचनावली मेरे पास आई। अशोक वाजपेयी जी गुटनदाव की एक रचनावली मेरे पास आई, और उस रचनावली में बहुत ज्यादातर कविताएं तो वो थी जो मैं पढ़ चुका था बहुत पहले, और मैं उन पे लिख भी चुका हूं तो बहुत ध्यान से पढ़ चुका था। लेकिन उस रचनावली के तीसरे खंड में उनकी 2020 और 21 के वर्ष में लिखी गई कविताएं थी। और ये वो समय था जो कि मैं अलग से जानता था कि कोरोना काल था, आप लोगों को सबको पता है, महामारी फैली थी पूरे विश्व में, हमारे देश में ही नहीं। और उसके लिए लोगों को बचाने के लिए एक लॉकडाउन लगाया गया था। तो उस लॉकडाउन के चलते जो अर्पण जी ने अभी कहा कि आयोजन तो सब बंद हो गए थे, और उनका जहां तक मुझे पता है बहुत समय तक, कई महीनों तक बाहर निकलना भी बंद हो गया था। तो
उम्मीद में अकेले का जो तात्पर्य है वो उस समय की लिखी हुई कविताओं से है। 2020 2021 में लिखी गई कविताएं, जब वे अपने घर में अकेले थे। और अशोक जी को तो मैं गुड्डन ताऊ को, अच्छा माफ कीजिए, मैं अशोक जी तो इसके बाद नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने उनको कभी अशोक जी नहीं बोला है। मैं उनको गुड्डन ताऊ ही बोलता हूं, तो मैं गुड्डन ताऊ ही बोलता रहूंगा। गुड्डन ताऊ ने, जब से मुझे याद है, उनको लोगों से, नए लोगों से मिलना, लोगों से सीखना, इन सब में बहुत मजा आता है। और एक ऐसा इंसान जिसने सालों सालों नए लोगों से मिलने में और नए लोगों से अपनी ऊर्जा बांटने में अपनी जिजीविषा को कायम रखा, वो आदमी जब अचानक अकेला हो जाता है एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण, तब उसने जो कविताएं लिखी हैं, मैं उनको पढ़ना चाहता था। तो वो जब किताब मेरे पास आई तो सबसे पहले मैंने वे कविताएं लिखी, और मेरे हिसाब से वे जो कविताएं हैं वे उम्मीद से तो भरी ही हुई हैं, लेकिन वे, उनका जो एक 2000 के शुरुआत में मेरा ख्याल है एक संग्रह आया था, दुख चिट्ठी रसा है, उसके बाद से उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है। तो और ये मैंने उनसे भी एक बार उनको टेलीफोन करके, मोबाइल फोन पे उनसे बोला था कि, और ये मैंने नाम भी इसलिए रखा क्योंकि मैं इतना खुश हूं वो कविताएं पढ़ के, जो रचनावली के तीसरे खंड में है, 20 और 21 में लिखी गई कविताएं। वो अलग किसी पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं अभी तक या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो उनको उसी में पढ़ा, रचनावली में। और मेरा मानना है कि एक इंसान जो कि अपना जो उसका नैसर्गिक वातावरण है, जो मतलब बहुत सारे लोगों से घिरा रहना, वो उससे इतर अकेले में रह रहा था, और उस समय इतनी खूबसूरत कविताएं लिख पाना मेरे लिए बहुत साहस की और बहुत मतलब में एक परिवार के सदस्य के तौर पे एक बहुत गर्व की बात है कि वे ये कर पाए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वो कविताएं लिख पाया, मतलब पढ़ पाया। इसीलिए दूसरी बात, उनकी वक्तव्य तो खैर क्या है, लेकिन ये कि जब सबसे पहली बार, मुझे याद है कि हमारे घर में जो भोपाल में था, भोपाल में अभी भी, वहां पर तुलसी नगर में जब भी गुड्डन ताऊ आते थे, तो मैं हमेशा देखता था छुटपन से कि कुछ लोग आ जाते थे, अपने ध्रुव शुक्ल आ जाएंगे, मदन सोनी आ जाएंगे, कवि अखिलेश हैं वो, वे आ जाएंगे, और ये सारे लोग बहुत चाव से हंसते हुए किताबों के बारे में बात करते थे, विचारों के बारे में बात करते थे। और इससे भी ज्यादा अजीब बात कि ये लोग लड़ते भी किताबों पे थे बहुत जोर से एक दूसरे से, इनकी असहमतियां भी बहुत प्रखर होती थी किताबों के बारे में, विचारों के बारे में। और ये मैं हमेशा मानता रहा कि जब भी वे आते थे तो एक 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 वातावरण ही किताबों का होता था, क्योंकि मैंने गुड्डन ताऊ को अपने जीवन में कभी भी, कहीं वो किसी आयोजन में जा रहे हों या घर लौट रहे हों या घर से बाहर निकल रहे हों या किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, मैंने उनको कभी ऐसे नहीं देखा कि उनके हाथ में कोई ना कोई किताब ना हो। उनके हाथ में अनिवार्यतः कोई ना कोई किताब होती रहती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि भाई, किसी से आप मिलने जा रहे हैं तो आपको किताब पढ़ने का तो समय नहीं मिलेगा, तो किताब आपके हाथ में क्यों है? वो मुझे बाद में समझ में आया, वो कार में किताब पढ़ते हैं, वे अपने घर से कहीं जाने के रास्ते में और कहीं से लौटने के रास्ते में किताब पढ़ते हैं यदि अकेले होते हैं तो। और देखिए, ये भी उम्मीद का, जो उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कि एक इंसान में इतना नाम कमाने के बाद और उम्र के इस पड़ाव में भी कुछ नया सीखने की, कुछ नया समझने की ललक जबरदस्त है। ऐसी ललक जो मेरी पीढ़ी के जिन लोग हैं, जिनको युवा कहा जाता है, उन युवा लोगों में भी मैंने नहीं देखी है कुछ नया जानने की। क्योंकि हमारा तो अब ऐसा वो बन गया है कि किताबें
किताबें केवल रुचि के लिए पढ़ना खुद में एक बहुत मूर्खतापूर्ण काम माना जाता है, क्योंकि जिन किताबों से कोई परीक्षा ना निकले या कोई कोई नौकरी ना मिल पाए, वे किताबें पढ़ना तो समय समय की फिजूल खर्ची मानी जाती है। ऐसे समय में वे अभी, और ये किताबों के बारे में ही नहीं, ये देखिए, जिस वे हो सकता है कि बहुत बार बोलते हैं कि वर्तमान परिवेश से बहुत निराश है, लेकिन वे उम्मीद से भरे हैं, उसका प्रमाण उनके आचरण से मिलता है। वे ना केवल किताबें चाव से पढ़ते हैं, बल्कि गुड्डन ताऊ तो बहुत जमाने से भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनते भी आए हैं, और उस पर उन्होंने बहुत लिखा भी है, और बहुत सारे लोग उनको विशेषज्ञ भी मानते हैं उसका। लेकिन उनको पता है कि हम दोनों, मैं और मेरा भाई, बचपन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को भी सुनते आए हैं। तो अभी वो इस बार, इस मेरे ख्याल से पिछले साल दिसंबर में आए थे, जब मेरे भाई की शादी थी। तो वे आए, तो एक बार मैं उनसे बात कर रहा था, एक नए आइसलैंड के पियानिस्ट को मैंने सुना था, जिनकी मैंने 2 सीडियां बुलवाई थी। तो उनको बहुत रुचि आई इस पियानिस्ट को। फिर उनने कहा कि वो पियानिस्ट, उसकी सीडीज कहाँ? तो मैंने उनको वो सीडीज दे दी। वो हमारे घर से अपने जो जैकेट वो पहनते हैं, उसमें वो सीडियां रख के गए, जबकि पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में उनकी कोई नैसर्गिक रुचि नहीं है। लेकिन उनको ये लगा कि एक इंसान जिसकी है, उसको अगर ये अच्छा लगा तो इसमें कुछ ऐसा है जो सुनने योग्य है। देखिए, इंसान वक्तव्य जो भी दे, लेकिन अगर उसमें इतने ऊंचे स्तर की जिज्ञासा है, तो मैं यह नहीं मानता कि उसमें उम्मीद नहीं है। बताएं अर्पण जी, इसको किस दिशा में ले जाएं इसके बाद? मुझे माफ आपकी कीजिएगा, आवाज। हमने, हाँ, हमने अपने आप को म्यूट कर रखा था। तो सचमुच जो ऐसे कुछ प्रसंग अभी आपने साझा किए, यह तो इस ओर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आकर्षित करते ही हैं कि किस तरह एक व्यक्ति समय के बदलाव में भी स्वयं को प्रासंगिक बनाए हुए है। यह जो जिज्ञासा है जिसकी आपने चर्चा की, यह भी कहीं ना कहीं उस प्रासंगिकता को ही जगह दे रही है। या फिर जो एक आयोजन धर्मी, जब घर में अलग अलग कारणों से, और खास तौर से कोरोना जिसका एक बड़ा मुख्य कारण है, उस परिवेश में जब चीजें थमी, एकांत हुआ, तो ऐसी कई कविताएं उन्होंने लिखी। और 2 वर्ष पूर्व भी हमने उन पर एकाग्र किया था कुछ एक कड़ियों का। उस समय भी 2021 में उन्होंने भी कुछ कविताएं पढ़ी थी, और गद्य में वे टिप्पणियां भी आई थी। तो प्रकृति कुछ ज्यादा साफ, ज्यादा कहीं ना कहीं प्रदूषण रहित भी हुई, लेकिन मनुष्यों के बीच तमाम तरह की समस्याएं आई, खासतौर से जीवन और मौत का संघर्ष। उसको बहुत, उसके बाद पलायन, बड़े स्तर पर पलायन, उसको लेकर भी अपने तरीके से अशोक जी लिखते हैं। तो हम आज तो इस चर्चा में यही जानना चाहते हैं कि यह जो निजी अनुभव है आपके और उनके, उनके माध्यम से किस तरह से हम उनके व्यक्तित्व को और समझ सकें। मकसद तो यही है। तो आप जिस दिशा में बढ़े, प्लीज। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये मेरे मेरे परिवार की विशेषता मैं कहूंगा, ये केवल गुड्डन ताऊ की नहीं, लेकिन मेरे परिवार की विशेषता है
कि गुड अशोक वाजपेयी, जिनको आप अशोक वाजपेयी नाम से जानते हैं, जिनको मैं गुड्डन ताऊ बुलाता हूं, और जिनको आप उदयन वाजपेयी नाम से जानते हैं, जिनको मैं मुन्ना पापा बुलाता हूं, इन दोनों कवि विचारकों ने मुझसे, मैं 36 साल की उम्र का हो गया हूं और मैं लिखता भी पढ़ता भी हूं, मेरी खासी रुचि है साहित्य में, इन दोनों में से किसी ने भी मुझे एक बार भी अपनी कोई किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उदयन जी मुझसे कह रहे हैं कि तुम मेरी ये किताब पढ़ो, या अशोक जी मुझसे कह रहे हैं कि तुमने मेरी ये किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी, कभी नहीं कहा। लेकिन ये बात सही है कि जो उनके वो हैं, जो उनके प्रिय लेखक हैं, उनकी किताबें पढ़ने के लिए उन्होंने मुझसे हमेशा कहा। मसलन गुटन ताऊ ने मुझसे हमेशा कहा कि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो उनने मुझसे हमेशा कहा कि इसको काफका को पढ़ो, या किसी को, मुन्ना आपा ने कहा बोरखेस को पढ़ो। इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप हमारी किताबें पढ़ो। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है कि घर में माहौल ऐसा था कि जिनको क्लासिक कहा जाता है, और जिन क्लासिक्स के बारे में गुड्डन ताऊ भी बहुत बोलते हैं और मेरे पिताजी भी बहुत बोलते हैं, और जिसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत किताब इटालो कैल्विनो ने लिखी है कि व्हाई डू वी रीड द क्लासिक्स, वो उन क्लासिक्स को पढ़ने का ही संस्कार रहा घर में। उनने कभी, क्योंकि उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है अर्पण जी, कि अब मैं ये जो आपको ये जो मैंने अभी सुनाया, इसको प्रसंग मिला था। देखिए, आपने एक बात कही कि एक आदमी जो कि ये समय हो गया है, गुड्डन ताऊ एक समय में नहीं जीते। वो किताबें इतनी ज्यादा इसीलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि उनको एक समय में जीने से बचने की युक्ति मिलती है किताबें पढ़ने से। होता यह है कि उनके लिए ना केवल उदाहरण के तौर पे उनके लिए ना केवल जाक दरीदा एक समकालीन लेखक है, उनके लिए भास भी एक समकालीन लेखक है, उनके लिए गालिब भी समकालीन है। बल्कि ये कह सकते हैं कि वे, उनके दिमाग में ये जो पश्चिमी विचार है समय का, कि वो एक दिशा में बहता है, इसका विचार उनमें स्वाभाविक रूप में है ही नहीं किताबों के मामले में। मसलन ये कि यदि आप उनसे, उनके जो प्रिय लेखक हैं, एक बहुत बहुत महान लेखक हुए हैं हिंदी के, मुक्तिबोध के बारे में आप यदि बात करें तो मुक्तिबोध के बारे में बात करते हुए वे गालिब को भी उस महफिल में ले आएंगे, तुलसीदास को भी ले आएंगे, वे उस महफिल में रिल्के को भी ले आएंगे, और उतने ही स्वाभाविक रूप से कि जैसे ये चार लोग एक दूसरे के पास बैठे हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है, एक अच्छी कलाकृति जो होती है, या एक अच्छी किताब या पेंटिंग या अच्छा संगीत या डांस या कोई बिल्डिंग, वास्तुशिल्प कला, वो अच्छी कला और महान कला में मेरे हिसाब से अंतर ये होता है कि जो महान कला होती है वो अपने, जिस कलाकार ने तथाकथित रूप से उसको रचा है, उससे बड़ी हो जाती है। मसलन एक महान कविता यदि कोई लेखक लिखे, उसके बाद, उसके लिखने के बाद अगर उससे बोला जाए कि उतनी ही अच्छी कविता वो फिर से लिख ले, तो वो खुद भी नहीं लिख सकता। क्योंकि जिसको मणिकौल कहते थे एक्सीडेंट ऑफ क्रिएशन, उसमें व्यवहारिक रूप में, उस पर व्यवहारिक रूप में अशोक जी से ज्यादा विश्वास कोई नहीं करता, और वो हमेशा
जो किताबें पढ़ते रहते हैं या जो करते रहते हैं, वो 3-4 समय में एक साथ रहते थे। इसीलिए उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो आयोजनों में जाके बोल रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर वो अकेले भी हो जाएंगे तो उस अ, वैसे अकेले नहीं होंगे जैसे कोई ऐसा आदमी होता है जो किताबें नहीं पढ़ता, या जिसका किताबों से या संगीत से या पेंटिंग से उतना गहरा राब्ता नहीं है जितना उनका है। तो उनने अपनी उम्र से और अपने समय से बचने के ये बहुत अच्छे तरीके ले लिए हैं। और जब मैं कितने ध्यान से वो किताबें पढ़ते हैं वो तो छोड़ दीजिए, तो खैर इतने बड़े आलोचक खुद भी हैं, कवि और अपने निबंधकार होने के अलावा आलोचक भी बहुत बड़े हैं। लेकिन वो कितने ध्यान से पढ़ते हैं तो छोड़िए, सुनते कितने ध्यान से हैं, इसका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि जब मेरी पहली किताब, मेरी पहली ही एक ही किताब अभी तक छपी है, पहली किताब छपी ही छपी थी, अभी 2-3 महीने हुए होंगे, तो किसी संदर्भ में मुझे दिल्ली जाना था। दिल्ली मैं गया तो आमतौर पे दिल्ली जब हम जाते हैं तो गुड्डन ताऊ के घर पे ही रुकते हैं, जाहिर है हमारा घर। और फिर गुड्डन ताऊ के साथ शाम को जाते हैं तो बैठते हैं, बात करते हैं किताबों के बारे में। तो हम आईआईसी में बैठे हुए थे और खाना खा के उठ रहे थे और मैंने उनसे, सीढ़ियां उतर रहे थे, लिफ्ट शायद से ऊपर चली गई थी, तो उन्होंने कहा चलो सीढ़ियों से चलते हैं, मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। तो मैंने उनसे, मैं थोड़ा सा अ, पहली किताब के प्रकाशन से जरूर से ज्यादा आत्मविश्वस्त हो गया था कि मैं बहुत बड़ा कवि हो गया हूँ, क्योंकि हर नौसीखे कवि को लगता है, तो मुझे भी लग रहा था। उनने मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उसको कुछ उस शाम कुछ कविताएं अपनी सुनाई थी, उनने किताब अभी तक नहीं पढ़ी थी। मैंने उनसे कुछ कविताएं सुनाई थी, शायद पढ़ ली थी किताब, वो मुझे ठीक से याद नहीं, हो सकता पढ़ ली। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताओ कि जो कविताएं मैंने आपको सुनाई हैं उनमें उनकी कमजोरी आपको क्या लगी। उनमें ठीक है, अच्छी अच्छे जो गुण होते हैं वो तो हो सकता है कि किसी कवि में हो या ना हो, लेकिन खराब खामियां हर कवि में होती हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। हो सकता है वेद व्यास में, लेकिन हम जैसे टटपुंजिये तो बिल्कुल नहीं होते। मैंने उनसे ये पूछा, और विश्वास कीजिए अर्पण जी कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक के रास्ते में जहां पर मेरी ट्रेन थी, उनने एक एक करके, जिसको कहते हैं क्लिनिकल डाइसेक्शन, उनने मेरी कविताओं का किया। और मैं, थोड़ा मुझे बुरा तो लगा ही कि इतनी सारी खामियां, लेकिन मैं अभिभूत इस बात पे हुआ कि उन्होंने इतने ध्यान से सुनी थी, उनको उनको पंक्तियां याद थी। और पंक्तियां तो उनको एक ऐसे कवि की याद थी जो कि बिल्कुल टटपुंजी, अभी पहली किताब आई। तो आप सोचिए कि उनका उनका जो रिश्ता तुलसीदास के साथ है या गालिब के साथ है, जिन लोगों को उस्ताद मानते हैं, वो कितना गहरा होगा। जो इंसान एक बच्चे की लिखी हुई पहली किताब की कविताओं को इतने ध्यान से सुन रहा है, वो उनको कितने ध्यान से सुनता होगा। दूसरी बात, एक मैं आपसे बात कहूं कि ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं कभी भी जाता था, कभी भी जाता हूं अभी भी दिल्ली, तो बहुत सारे युवा कवि या युवा साहित्यकार, युवा विचारक गुड्डन ताऊ से मिलते हैं, उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी ऐसा युवा लेखक नहीं देखा जिसने उनसे ये पूछा हो कि आप मुझे ये बताइए कि मेरी कविता में या कहानी में, उपन्यास में या निबंध में आपको खामी क्या लगी। और इतने पढ़े लिखे आदमी से, जिसके पास इतना बड़ा अनुभव भी है और इतनी रुचि है जिन्हें इतनी विधाओं में, उन जिनके पास सीखने, जिनसे सीखने की इतनी बड़ी संभावना है,
उस आदमी की केवल लोग प्रशंसा प्रशस्ति गान करने, या जिसको ठेठ भाषा में कहें तो चापलूसी करने लोग आते हैं, लेकिन उससे सीखने बहुत कम लोग आते हैं। तो ये एक, मैं तो दुर्भाग्य मानता हूं इसको, कि मैंने कई वो देखे हैं जिनके जो सीधे आके कहते थे कि भाई हमारी किताब, अशोक जी हमारी किताब का ब्लर्ब लिख दें। भाई उनसे ये पूछिए कि आपकी किताब में खामी क्या है, आप लिखना अभी शुरू कर रहे हैं। यदि कोई इतना वृद्धजन, इतना पढ़ा लिखा, इतना इतना प्रवीण, इतना इतना समझदार आदमी और इतना सहिष्णु आदमी, देखिए मैं अर्पण जी आपको एक बात बताऊं, मैंने गुड्डन ताऊ में और मेरे जो पिताजी हैं उनमें भी अंतर देखा है। यदि आप कोई कमजोर, या जिसको हम मीडियोकर कहते हैं, वैसा भी कविता या वैसा भी कुछ लिख देंगे, तो गुड्डन ताऊ इकलौते हैं जितने लेखकों से मैं मिला हूं, और मैं अपने पिता के अलावा मदन ताऊ, ध्रुव ताऊ, कमलेश ताऊ, कमलेश जी जो बहुत बड़े कवि थे हिंदी के, और इन सबको जानता हूं। इनमें केवल गुड्डन ताऊ है जो कि आपकी खामी को ऐसे आपको बताएंगे कि जिससे आपकी हिम्मत ना टूटे लिखने में, कभी नहीं टूटने देंगे। वे हमेशा ऐसे ही आपकी आलोचना करेंगे कि अगली बार आप कलम उठाएं और कुछ बेहतर लिख पाएं। उनसे बात करते हुए आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो इतने बड़े कवि हैं, इतने वरिष्ठ विचारक हैं। वो कभी आपको अपने पढ़े लिखे होने का एहसास नहीं दिलाते। और आज भी जब हम दोनों भाइयों के साथ या किसी भी युवा लेखक के साथ वो बैठते हैं, तो आप यकीन मानिए वो जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुनते हैं। उनको इसमें बहुत रुचि होती है कि तुमने नई किताब कौन सी पढ़ी है, तुमने नया वो क्या पढ़ा है। उनने, मैं आपको एक बार बताऊं, भारत भवन में कुछ साल पहले एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिनका मैंने पहली बार चित्र मैंने उनके भारत भवन में ही देखे, और अभी तक भारत भवन में ही देखे, विजय मोहिते। उनकी एक एग्जीबिशन थी, तो एग्जीबिशन बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत अभूतपूर्व। और मैं देख के उसको अलाहित भी था चित्र, और अचंभित भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े कलाकार का मैंने इसके पहले नाम ही नहीं सुना था। बारह कभी हम दिल्ली गए, भोपाल आए, मैंने उनसे कहा, वे आधे घंटे तक विजय मोहिते के बारे में बोलते हुए सुनते रहे मुझे, जबकि विजय मोहिते को उनने मुझसे कई सालों पहले से देख लिया है, उनके बारे में सोचा होगा। लेकिन उनमें ये जो एक विवेक है, जो उनके सज्जनता का मुझे लगता है का बीज है, वो विवेक उनमें ये है कि वे मानते हैं कि मेरा सच तो है, लेकिन हो सकता है दूसरे के सच का सच जो है उसमें अपना सच मिला देने से बड़ा सच बन जाए। उनमें एक एक सच के प्रति, एक दृष्टिकोण के प्रति, एक एक तरह से एक तरह से प्रतिक्रिया देने के प्रति उनमें बहुत ही गहरा अविश्वास है। वे ये मानते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होता। और जो मैं गुड्डन ताऊ के बारे में बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 29 मिनट हो गए हैं, मुझसे अर्पण जी ने आधे घंटे कहा था। तो अब अर्पण जी आप बताइए। नहीं नहीं, आप बोले, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। और क्योंकि ऐसे कई अनुभव जो हैं आपको प्रत्यक्ष मिले हैं, जिन्हें हम सभी जानना चाहेंगे। क्योंकि अशोक वाजपेयी जी की जो अपनी दुनिया है उसके साथ भी आप बहुत निकट से जुड़े रहे, जितना भी, और जब जब मिलना हुआ और सब कुछ। उदयन जी की अपनी एक दुनिया है और दोनों के बीच
अंतर भी है, और दोनों की सोच को लेकर जिसकी आपने चर्चा भी की। तो ऐसे में कुछ और ऐसे प्रसंग उभर कर आएंगे जिससे पीढ़ियों के बीच जो यह पुस्तक संस्कृति कहिए, यह साहित्य कला प्रेम कहिए, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसको भी हम समझ पा रहे हैं। और इस चर्चा में जो आप देख रहे हैं, जो आस्तिक वाजपेयी देख रहे हैं अपने ताऊ जी को, अपने पिताजी को, और इसके बीच बतौर सर्जक अपनी स्वयं की एक जगह बना रहे हैं, तो ऐसे में कुछ और ऐसे अनुभव जो आपको अभी याद आ रहे हों, जो कुछ आपको यहाँ पे लग रहे हो कि यहाँ पे रखना चाहिए, तो उसे रखें, अच्छा लगेगा। आस्तिक जी। ये दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली तो ये कि मैं जितने भी समय, देखिए उनकी उनकी जो भद्रता है उसका एक उदाहरण ये है बहुत बड़ा, कि उन्हें कोई भी युवा संगीतकार या नर्तक कभी न्योता देते हैं, वे जरूर जाते हैं। वे इस उम्र में भी समय निकालते हैं, और उनके पास अगर न्योता है, अगर वे उस शहर में हैं उस समय, तो वे जरूर जाएंगे। और यदि उनको अच्छा लगा तो पूरा बैठेंगे, सुनेंगे, और बाद में कहेंगे भी कि हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात उनकी मैं आपको एक बार आपसे साझा करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं से, कि वे समय के पाबंद भी हैं, लेकिन यदि उन्हें ऐसा लगे कि जो उन उनके सामने बोल रहा है या गा रहा है या जो पेंटिंग वो देख रहे हैं कि उसको समय ज्यादा लग रहा है, तो वे कभी एहसास नहीं दिलाते। हाँ भाई, रजा फाउंडेशन का कोई आयोजन है, उसमें सब लोगों को 10-10 मिनट दिए गए हैं बोलने के लिए, और कोई 10 की जगह 12-13-14 मिनट बोलने लगे, तो बोलते हैं कि भाई ठीक है, बाकियों को भी बोलना है। लेकिन वह भी उनका लोकतांत्रिक स्वभाव दिखाता है कि वे चाहते हैं कि सबको मौका मिले। वे कभी किसी को बोलने से या कुछ करने से इसलिए नहीं रोकते कि उसको बोलना उनको सही नहीं लगा। और मैं, ये देखिए कि ये हमारे जो जिस जिस साहित्यिक दुनिया में, हिंदी साहित्य में मैंने जन्म लिया, उसमें मैंने देखा, देखिए कि बहुत बड़े बड़े लेखकों को एक विशिष्ट विचारधारा के अनुयायी ना होने के कारण हाशिए पे रखा गया। और उस विशिष्ट विचारधारा का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप सबको पता है। लेकिन फिर भी उन उन लोगों से इतना अपमानित होने के बाद भी गुड्डन ताऊ हमेशा रजा फाउंडेशन के या जो भी प्रोग्राम रखते हैं उसमें ज्यादातर उन लोगों को ही बुलाते हैं। ये उनका बड़प्पन है, और बड़प्पन के साथ उम्मीद है, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई इंसान यदि मेरी आलोचना भी कर रहा है तो मुझसे भी मैं कुछ नया सीख सकता हूं। देखिए, हम अब जिस समाज में है, उसमें एक बहुत गहरा संकट है आत्मविश्वास का। क्योंकि हम सब इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि हमसे गलती हो सकती है या हम कमतर हो सकते हैं, ये मानने को हम तैयार नहीं। और होता क्या है, देखिए कि जो जो व्यक्ति अपनी गलती मानता है, उसको पहले हो सकता है, तो तब जिंदा भी नहीं था, हो सकता है उसको, ऐसी मेरी उम्मीद है कि उसको 40-50 साल पहले विवेकवान माना जाता है, लेकिन अब उसको निरा बेवकूफ माना जाता है जो ये कहे कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई है। ये वाक्य और सार्वजनिक रूप से कहने की दम रखे,
ऐसे इंसान पे तो तुरंत चढ़ जाते हैं लोग, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए। तो ऐसे समय में अपने निंदकों को इतना नियरे रखना बहुत हिम्मत की बात है। और देखिए, इस मामले में मैं आपको एक और आप एक 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 एक, एक किस्सा मैं आपसे साझा करता हूं कि उन्होंने बहुत साल पहले एक बहुत अच्छे कवि हुए थे हिंदी के, उनने प्रकाश उनका नाम था, मुझसे लगभग करीब 10 साल ही बड़े थे। 1986 में मेरा जन्म हुआ है, 1976 में उनका हुआ था। उनने दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई कि उनने आत्महत्या कर ली थी। उनने एक किताब लिखी थी गुड्डन ताऊ की कविताओं पर, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें उनने आलोचना भी की है। मैंने गुड्डन ताऊ से कहा भी इनने आलोचना की, उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उनने ये नहीं, अपनी कविताओं को या खुद को का बचाव नहीं किया उन्होंने, उनने ये कहा इनने बहुत ध्यान से पढ़ा। देखिए, अपने समकालीन लेखकों से या अपने अग्रज लेखकों से आलोचना सुनना आसान होता है, अपने से उम्र में छोटे लेखकों से आलोचना सुनना बहुत कठिन होता है और बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि वे ही बताते हैं कि अब हम आपको ऐसे पढ़ रहे हैं। मैं किसी भी और लेखक को नहीं जानता अलावा गुड्डन ताऊ के, जो अपनी आलोचना को इतनी आसानी से और सहेज के अपने पास रख लेता है, जिसमें इतना बड़प्पन है। देखिए, ये तो अब मैं क्योंकि अब मैं ऐसी उम्र में हूं, मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो हम उम्र लोगों से भी मिलता हूं, तो यहाँ तो लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं अब हमारे समाज में कि तुम कहां से गलत हो गए, तुम क्यों गलती मान रहे हो, सामने की गलती। देखिए, इससे इससे एक बहुत सफल व्यक्ति हो सकता है, पैदा हो सकता है, लेकिन एक महान समाज नहीं पैदा होता इससे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, रोमन जो समाज था, जिसमें जिसने इतना विश्व विजय की थी और बहुत बड़ी कीर्ति हासिल की थी, सैन्य कीर्ति, उस समाज में उतने महान लेखक पैदा नहीं हुए जितने ग्रीक समाज में हुए, जो उसके पहले का था, जिनने उतनी सैन्य कीर्ति हासिल नहीं की थी। उसका कारण वही था कि एक ऐसा समाज जहां पर एक सभ्य आदमी हम पैदा करें, तो सभ्य आदमी की पहली परिभाषा यही होती है कि वो अपनी गलती मानता है, वो स्वीकारता है, वो ये मानता है कि वह उतना ही अगर उतना ही बड़ा है जितनी उसकी संभावना है, तो वो इतना ही छोटा है जितना उसके सामने बैठे दूसरे लोग हैं। वो ये मानता है कि कोई इंसान इतना बड़ा नहीं कि आप उसकी आलोचना कर पाए, और कोई इंसान इतना छोटा भी नहीं कि जिससे आलोचना सुनने के बाद आप खुद को बड़ा ना कर पाए। और गुड्डन ताऊ की एक बात तो खैर, इतनी हिम्मत है उनमें, उनको अगर ठीक नहीं लगेगा तो किसी के खिलाफ भी बोल देंगे, किसी की आलोचना कर देंगे। जी, वो एक फोन किसी का कॉल आ जाता है शायद। जी लेकिन यदि उनको ये लगे कि कोई सही है, तो वो चाहे उनसे कितना ही उम्र में छोटा हो या पद में हो, वो बात सुनते हैं। और देखिए, कवि के तौर पे एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि निराला के बाद जितने भी कवि हुए हैं, उनको तो भुला देने के लिए हिंदी साहित्य तैयार था।
हिंदी साहित्य तो खैर तैयार नहीं था, लेकिन हिंदी साहित्यकार तैयार थे। अपनी पीढ़ी के लेखकों को, अपनी पीढ़ी के कवियों के बारे में जितना गुड्डन ताऊ ने बोला है, उतना किसी और लेखक ने नहीं बोला। गुड्डन ताऊ ने कृष्ण बलदेव वैद्य के बारे में, कृष्णा सौगती के बारे में, मुक्तिबोध, अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह तो बहुत प्रसिद्ध ही है। बार बार लिखा, बार बार कहा कि ये महान लेखक है। देखिए, अपनी पीढ़ी के और अपने हमउम्र जो लेखक होते हैं, उनके बारे में ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो बहुत महान लेखक है। जिसके बारे में मैं भूल गया हूं कौन सा लेखक है, लेकिन एक अंग्रेजी में एक मजाक है, कंटेम्पररी समबडी यू वांट टू किल बट यू डोंट नो हाउ टू। तो वे ऐसे लेखक हैं जिनने अपने कंटेम्पररीज की प्रशंसा की, जिनने अपने से छोटी उम्र के लेखकों के जितने ब्लर्ब लिखे होंगे और प्रस्तावनाएं लिखी होंगी, उतने किसी और लेखक ने नहीं लिखी होंगी, इतने वरिष्ठ लेखक ने। लेकिन अच्छा, हर किस्म के लेखक के बारे में अब देखिए, ये एक ऐसा लेखक है जिसको सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कह सकते हैं और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को जगह देते हैं। तो उनको तो अकेले, उम्मीद में अकेले का एक अर्थ ये भी है कि हर बार जब वो कुछ बोलते हैं या हर बार जब वह कुछ लिखते हैं, तो वो इस सच्चाई के लिए तैयार होते हैं कि चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, उनकी आलोचना होनी है। लेकिन अपने छोटे से सच का उजाला वो कभी नहीं छोड़ते, कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। और इसी के साथ मैं अर्पण जी, अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। जी शुक्रिया आस्तिक जी, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। और अंत में मित्रों, एक छोटा सा पैरा पढ़ता हूं, क्योंकि आज उम्मीद पर बात खास तौर से हुई, तो इसी कभी कभार में उनका एक आलेख रहा, उम्मीद का हाशिया। तो इसकी शुरुआत वे कैसे करते हैं, इसको हम सुनते चलते हैं। वे लिखते हैं, उम्मीद में पता नहीं ऐसा उम्मीद में पता नहीं ऐसा क्या प्राण तत्व होता है कि सारे प्रतिकूल, एक मिनट दीजिएगा जी, उम्मीद में पता नहीं ऐसा क्या प्राण तत्व होता है कि सारे प्रतिकूल साक्ष्य के बावजूद कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। सवाल यह नहीं कि उम्मीद क्या करती है, सवाल है कि उसमें कितना भी क्षीण रहते हम क्या करते हैं। थोड़ी सी उम्मीद लेकर हाथ पर हाथ धरे इस भाव से बैठे रहना कि जो होना है सो होकर रहेगा, मानवीय होते हुए भी नैतिक और सृजनात्मक नहीं होता। हम होने को टाल भले न सकें, उसे मोड़ने, थामने और कम से कम प्रश्नांकित करने की सकारात्मकता तो दिखा ही सकते हैं। वह उम्मीद किस काम की जो हमें आक्रामक बनाए। कितनी बड़ी बात अशोक जी लिख जाते हैं, और ऐसे कितने वाक्य, ऐसी कितनी सुक्तियां उनके लिखे में से हम निकाल सकते हैं। अर्पण जी, इसी उसमें मैं एक छोटी सी उनकी कविता पढ़ना चाहता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत, आप पढ़ें, आप ढूंढ लें, मैं इस सेंटेंस को फिर से पढ़ता हूं जी। वह उम्मीद किस काम की जो हमें आक्रामक बनाए। बेहद प्यारा सेंटेंस, और लगातार इसको अशोक वाजपेयी जी अपने जीवन में संभव करते हैं, अपने लिखे में, अपने विचारों में, अपनी गोष्ठियों में, और जो भी उनके पास आते हैं, जुड़ते हैं, उनसे किस्से सुनते हैं, उन सब में, उन बयानों में, उन बतकही में भी हम
उम्मीद के वे सभी रंग देख पाते हैं। आस्तिक जी की ओर से मित्रों एक कविता अभी पढ़ी जानी है। अशोक वाजपेयी जी की वे एक कविता पढ़ेंगे। और आस्तिक जी, माफ यार, नहीं किया, हाँ मैं ढूंढ आइए, रहा हूँ। आप ढूंढिए, तब तक मैं इसका एक हिस्सा और पढ़ देता हूं समय का उपयोग करते हुए। और मैं उन मित्रों के नाम भी ले लूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता गुंदेचा जी, बाल कीर्ति जी, और कुछ मित्रों के नाम ले लें जिनकी टिप्पणियां हमें मिल रही हैं। शब्दों का घर, नवलेश सिंह शर्मा जी, ब्रजेश मणि जी, और तमाम लोग। कुछ एक हम उन्हीं को यहां देख पाते हैं, अहिर जयेश अहिर, खालिद जफर, अल्पना वाजपेयी जी, हिरजी गोहिल जी, और तमाम दूसरे मित्रगण। मैं इसी आलेख से, तब तक कि आस्तिक जी वह कविता ढूंढ लें समय का उपयोग करते हुए मित्रों, उम्मीद का हाशिया जो उनका आलेख है, जो अशोक वाजपेयी रचनावली खंड 8 में संकलित है, इससे पढ़ रहा हूं। उम्मीद का हाशिया। अशोक जी आगे लिखते हैं, सारी सारी तानाशाहियां शुरू में तो निश्चय ही और अक्सर बाद तक असमाप्त लगती हैं। लगता है कि वे कभी समाप्त नहीं होंगी, पर देर सवेर वे समाप्त होती हैं। और फिर वे उदाहरण देते हैं। अशोक जी की यह भी खासियत है उनके गद्य लेखन की, कि जब वे कोई स्थापना करते हैं, कोई बात रखते हैं, तो चारों ओर उनकी नजर जाती है और वे उन सभी उदाहरणों के साथ अपनी बात रखते हैं। वे यहां लिखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, साम्यवाद, नाजीवाद, रंग भेद, हमारा अपना आपातकाल आदि सब इस सिलसिले में याद किए जा सकते हैं। पर यह समापन अपने आप नहीं होता। उसके पीछे बुद्धि, सृजन और कल्पना की, प्रतिरोध और कर्म की, पहल की अनिवार्य भूमिका होती है। कई बार समय अधिक लग जाता है, पर तानाशाही के विरुद्ध मानवीय और बौद्धिक प्रयत्न, रचनात्मक प्रतिरोध और विद्रोह अंततः अकारथ नहीं जाते। दिग्विजयी अंततः पराजित होता है, अपने किए धरे के फलस्वरूप भर नहीं, प्रतिरोध के कारण भी। श्रीकांत वर्मा की स्मरणीय पंक्ति है, कोई नहीं मरता अपने पाप से। और फिर आगे भी और बातें लिखते हैं, कई ऐसे संदर्भ आते हैं। तो खैर हम आस्तिक जी को सुनते हैं। और जी श्रीकांत वर्मा स्वागत। हाँ रहे हाँ थे उस हैजे से मरती हैं बस्तियां, प्लेग नहीं, प्लेग से मरती हैं बस्तियां, हैजे से हस्तियां, वकील मरते हैं रक्तचाप से, कोई नहीं मरता अपने पाप से। जी, बिल्कुल अब बिल्कुल। ये कविता है, इसका नाम है बस कैसे करूं। बस करो, बहुत हो चुका, सब कह रहे हैं सयाने और समझदार। बस कैसे करूं, अभी कई बुझी हुई मोमबत्तियों को फिर से जलाना है, थके हारों को घर तक पहुंचाना है, गुलमोहर की शाखा पर बैठी चिड़िया से बात करना है। बस कैसे करूं, अभी आवाज उठ सकती है, अभी पुकार का उत्तर दिया जा सकता है, अभी कविता से रूठे शब्दों को मनाकर वापस लाया जा सकता है, अभी झूठों की भीड़ में कम से कम एक सच को घुसाया जा सकता है। बस कैसे करूं, बहुत से काम बाकी हैं, दूसरे साथ वाह, आने को लोग फिर सच की ओर मुड़ रहे हैं। बस कैसे करूं। जी बिल्कुल। और हम लोग भी बस कैसे करें, अभी तो आस्तिक जी से बहुत कुछ सुनने थे, उनके बचपन के किस्से भी। लेकिन वे कभी और सही, कभी और सुनेंगे। उनके
तमाम प्रसंग, उनसे अशोक जी से जुड़े उनके संदर्भ फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। आस्तिक जी, नमस्कार। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए, जुड़े, अच्छा लगा, शुक्रिया। धन्यवाद। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी पर यह एक आग्रह जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। बात है।